वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय उपेंद्र सर। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने चकबंदी लेखपाल का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराया था। उसमें हमने आधे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, बाकी के आधे जो क्वेश्चन है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो लेखपाल का एग्जाम होता है वो हर स्टेट में होता है। जैसे कि राजस्थान में उसको राजस्थान पटवारी के नाम से जाना जाता है, यूपी में यूपी लेखपाल, एमपी में एमपी लेखपाल। तो हर स्टेट का जो लेखपाल का एग्जाम होता है उसका जो मैथ का सिलेबस होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो यहां पर हम जो भी सिलेबस कराएंगे वो हर स्टेट के लेखपाल के एग्जाम में काम आएगा। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें और मैथ में 100% सिलेबस के लिए वीडियो लगातार देखते रहें। अभी कंटिन्यूस सिलेबस कुछ दिन में शुरू कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं पहला क्वेश्चन। 270 किलोमीटर की दूरी को एक व्यक्ति आंशिक रूप से बस द्वारा और आंशिक रूप से कार द्वारा तय करता है। उसने 1/3 भाग की दूरी बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की। यदि कार की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटे थी तो पूरी दूरी कितने समय में तय की गई। देखो सुनो भाई, यहां पर क्या दिया है कि 270 किलोमीटर की दूरी तय की है किसी व्यक्ति ने। कितनी तय की है? 270 किलोमीटर। अब देखो ये दो प्रकार से तय की गई है, कुछ बस द्वारा और कुछ कार द्वारा। तो बस द्वारा तय की गई है 1/3, तो 270 का 1/3 कितना हो जाएगा बच्चों? 90 किलोमीटर। और शेष कितनी रह जाएगी? 270 में से 90 घटा देंगे तो रिमेनिंग जो रह जाएगी वो 180 किलोमीटर रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 180 किलोमीटर। तो उसने जो 1/3 भाग जो तय किया है ना, उसकी जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ये तय किया उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और ये वाली जो दूरी है ये कार द्वारा तय की है, ये तय किया उसने 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हमसे पूछा है कि उसको टोटल टाइम कितना लगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखें टाइम कितना लगा उसको। अगर 30 की रफ्तार से 90 किलोमीटर चलेगा तो कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। 45 की रफ्तार से 180 किलोमीटर चलेगा तो कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे। तो आंसर आ जाएगा 7 घंटे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको यह दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लगा? 7 घंटे का। अगला क्वेश्चन है, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर की मात दे देता है और 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 10 मीटर की मात दे देता है। 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर की मात देगा। देखो भाई, 1000 मीटर जब 1000 मीटर की दौड़ होती है तो ए बी को हरा देता है 50 मीटर से। इसका मतलब है ए जब दौड़ पूरी कर लेता है तो बी उससे 50 मीटर पीछे रह जाता है। तो इसका मतलब है देखो भाई, ए 1000 मीटर दौड़ेगा, ए कितना दौड़ा? 1000 मीटर। और बी 50 मीटर से हार गया इससे, तो इसका मतलब है बी 50 मीटर पीछे रह गया होगा। तो इसका मतलब है बी कितना चला होगा? 950 मीटर। बी कितना चला होगा? 950 मीटर। तो बी 50 मीटर से हार गया। दौड़ के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखें कि दौड़ समान समय पर शुरू होती है और समान समय पर ही फिनिश होती है। तो इसका मतलब ये हुआ समान समय में ए और बी द्वारा अगर हम यहां से चली गई दूरी का रेशियो देखें तो समान समय में अगर ए और बी द्वारा चली गई दूरी का रेशियो देखें तो ए जितने समय में 1000 मीटर चलता है उतने ही समय में बी कितना चलता है? 950 मीटर। तो यहां पे 0 से 0 कट जाएगा तो यहां से ए और बी के डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा 20/19। आगे कहा है क्वेश्चन में कि 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 10 मीटर से हरा देता है। 500 मीटर की दौड़ में हरा देता है बी सी को 10 मीटर से। तो 1000 मीटर की दौड़ में कितने मीटर से हरा देगा? 20 मीटर से। इसका मतलब ये हुआ 1000 मीटर की दौड़ में बी सी को 20 मीटर से हरा देता है। तो इसका मतलब है बी जब 1000 मीटर की दौड़ पूरी कर लेगा तब सी उससे 20 मीटर पीछे रह जाएगा। तो बी जब 1000 मीटर चलेगा तो सी कितना रह जाएगा? उससे 20 मीटर पीछे। तो कितना चलेगा? 980 मीटर। भाई कितने मीटर से हार गया? 20 मीटर से। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि बी और सी द्वारा समान समय में चली गई दूरी का रेशियो कितना आ जाएगा? बी चलता है 1000 मीटर तो सी कितना चलता है? 980 मीटर। 0 से 0 काट दें तो यहां से बी और सी का रेशियो आ गया 50/49। भाई देखो, बी यहां पर चला है उतने समय में बी का रेशियो जो दिया है यहां पर वो कितना दिया है? 19। और यहां पर जो बी का रेशियो दिया है वो कितना दिया है? 50। बी देखो यहां पर भी बी 1000 मीटर दौड़ा है, यहां पर भी 1000 मीटर की दौड़ हुई है। तो इसका मतलब है बी का रेशियो हमें समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो 50 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले रेशियो में करेंगे
और यहां पर b कितना है 19, तो 19 का मल्टीप्लाई इस वाले रेशियो में कर देंगे तो b समान हो जाएगा दोनों जगह। देखो b ने यहां पर भी कितने मीटर है 19 पंजे 95, b यहां पर 950 मीटर दौड़ा है और b यहां पर भी कितना दौड़ा है 950 मीटर। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर की मात देगा। भाई ए और सी की बात चल रही है, तो ए देखें, ए जब कितना चलता है, जब ए 1000 मीटर चलेगा तो सी कितना चलेगा। यहां पे देख, अगर ए और सी का रेशियो देखें हम यहां पे डिस्टेंस का, तो ए चलता है कितना 1000 मीटर। भाई 20 गुणा 50 1000 हो गया, और 19 गुणा 49 करें तो 19 नम्मा 171 की 1 आंसुल 7, 19 नम्मा 171 की 1 आंसुल 17, और 19 चौका 76 और 17 कितना हो गया 93। तो भाई ए जब 1000 मीटर चलेगा तब सी कितना चलेगा 931 मीटर। तो इसका मतलब है 1000 मीटर की दौड़ में ए ने सी को कितने मीटर से हरा दिया 69 मीटर से। भाई 1000 मीटर में ए ने सी को हरा दिया 69 मीटर से, और हमसे पूछा है 400 मीटर में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। तो 1000 से देखो कितनी कम दौड़ हो रही है, 2.5 गुना कम दौड़ हो रही है। भाई 400 का 2.5 गुना ही तो 1000 होता है, इसका मतलब है 2.5 गुना कम से हराएगा। तो पहले 1000 मीटर की दौड़ में ए सी को 69 मीटर से हरा रहा था, अब 400 मीटर की दौड़ में हराएगा 69/2.5। तो पॉइंट लाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 25 से काट देंगे, 25 दूनी 50, बचे 19, 190, 25 सत्ते 175, बचे 15 और 25 6 का 150। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि 400 मीटर की दौड़ में ए सी को 27.6 मीटर से हरा देगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, वो तीनों पाई चार्ट पर आधारित हैं, 60 से लेकर 62 तक। नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में एक पाई चार्ट दिया है ऐसे करके, ठीक है भाई, पाई चार्ट दिया है, इसमें हमें दिए हैं 4 प्रकार के फल दिए हैं। 4 प्रकार के क्या दिए हैं फल। यहां पर संतरा दिया है हमें, और संतरे के लिए जो कोण दिया है हमें वो 140 डिग्री दिया है। आगे दूसरा जो फल दिया है वो हमें सेब दिया है यहां पे, और सेब के लिए जो दिया है हमें वो 90 डिग्री दिया है, ठीक है। और आगे एक फल दिया है केला, और यहां पर केला के लिए दिया है 70 डिग्री। कितना दिया है केला के लिए 70 डिग्री। और यहां पर चेरी लिखा है जिसका एंगल हमें नहीं दिया है। तो देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें पूछा है कि चेरी को दर्शाने वाले केंद्र का कोण कितना है। तो देखो हमें चेरी जो फल दिया है हमें इसका केंद्रीय कोण निकालना है, ये वाला। तो आप जानते होंगे सभी कि ये सर्किल जो होता है पूरा कितने का होता है 360 का। तो इसका मतलब है अगर हमें चेरी का एंगल चाहिए तो बाकी एंगल को 360 में से घटा देंगे, तो चेरी का एंगल आ जाएगा 360 में से 140 और 90 230, और 230 और 70 कितने हो गए 300। तो कितना डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री। तो चेरी का जो एंगल आएगा वो कितना डिग्री आएगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन पूछा है इसमें, यदि 45 बच्चों ने सेब चुना तो कितने बच्चों ने संतरा चुना। 45 बच्चों ने सेब चुना, तो देखो सेब का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की वैल्यू कितनी दी है 45। 45 बच्चों ने सेब चुना तो कितने बच्चों ने संतरा चुना। तो भाई संतरे का जो एंगल है वो कितना है 140 डिग्री। तो देखो 90 डिग्री 45 के बराबर है, तो 140 डिग्री कितने के बराबर होगा भाई 90 का आधा 45, तो 140 का आधा 70। तो आंसर हो जाएगा 70। तो कितने बच्चों ने संतरा चुना है 70। अगला क्वेश्चन है, यदि 35 बच्चों ने सर्वाधिक केला चुना तो समूह में कुल कितने बच्चे थे। देखो सर्वाधिक 35 बच्चों ने केला चुना है, तो केला जो है वो 70 डिग्री है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी दी है 35। तो 70 डिग्री की वैल्यू कितनी दी है 35। यदि 35 बच्चों ने केला चुना है तो समूह में कुल कितने बच्चे थे। तो टोटल कितने का होता है ये सर्किल 360 डिग्री का। भाई 70 डिग्री अगर 35 के बराबर है तो इसका मतलब है 360 डिग्री 180 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 70 का आधा 35, तो 360 का आधा 180। तो इसका मतलब है समूह में जो टोटल बच्चे हैं वो कितने हैं 180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। x² + 2x + 1 बटे x² - 1 पाने के लिए 2/x - 1 के साथ किस संख्या को जोड़ना है। तो देखो यहां पर दिया है हमें 2/x - 1, इसके साथ यहां पर कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि हमें मिल जाए x² + 2x + 1 बटे x² - 1। भाई इस संख्या में कौन सी संख्या ऐड की जाए ताकि हमें ये वाली संख्या मिल जाए। तो मान लीजिए मैंने यहां पर क्या ऐड कर दिया a,
तो इसका मतलब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a बराबर आ जाएगा, देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे ये भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 1 और x प्लस 1, और ये वाली जो संख्या है इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, तो 2 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 से ये एक्स प्लस 1 कट जाएगा, x माइनस 1 सेम आ रहा है नीचे। अच्छा यहाँ पर x प्लस 1 है, यहाँ पर माइनस 2 है, तो यहाँ पर x बचेगा, और एक में से अगर 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ये दोनों भी कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है 2 अपॉन एक्स माइनस 1 में अगर हम 1 जोड़ दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव का पटवारी कुछ दूरी पैदल चलकर वहां से साइकिल पर वापस कुल 5 घंटे 23 मिनट में आ पाता है। यदि वह दोनों ओर पैदल चलकर जाता तो उसे 6 घंटे 17 मिनट लगते। साइकिल पर आने जाने में उसे कितना समय लगता। देखो भाई, एक गांव का पटवारी है, वो कुछ दूरी जाता है, जैसे यहां से यहां तक जाएगा पैदल, यहां से यहां वो वॉक करते हुए गया, वॉकिंग करते हुए कुछ दूरी, मतलब वो पैदल गया, लेकिन वहां से वापस किससे आया है, वहां से वापस आया वो साइकिल से। किससे आया, साइकिल से। भाई गया पैदल है लेकिन आया कैसे, साइकिल से। तो जब वो वॉकिंग करते हुए गया और साइकिल से आया तो उसका मतलब है वॉकिंग करते हुए जाने में लगा समय और साइकिल से वापस आने में लगा समय, तो टोटल उसको लगे 5 घंटे 23 मिनट। कितना घंटा लगा, 5 घंटे 23 मिनट। ठीक है, लेकिन आगे कहा है यदि वह दोनों ओर पैदल चलकर जाता, मतलब वह वॉकिंग करते हुए जाता और वॉकिंग करते हुए आता, तो इसका मतलब है वॉकिंग और वॉकिंग हमें 2 बार दिया है। वॉकिंग करते हुए जाता और वॉकिंग करते हुए आता, तो इसका मतलब है 2 वॉकिंग दिया है हमें, वॉकिंग प्लस वॉकिंग, तो उसको लगता समय 6 घंटे 17 मिनट। कितना लगता, 6 घंटे 17 मिनट। तो हमसे पूछा है यदि वह दोनों ओर मतलब साइकिल से जाए और साइकिल से ही आए तो उसे कितना समय लगेगा। तो देखो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 2 वॉकिंग और प्लस के दोनों ओर साइकिल बराबर 5 दूनी 10 घंटे और 23 दूनी 46 मिनट। तो कितना हो जाएगा, 10 घंटे 46 मिनट। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पर 2 वॉकिंग की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो किसकी आ जाएगी, दोनों ओर से साइकिल की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है 2 वॉकिंग और भाई दोनों ओर वॉकिंग और दोनों ओर साइकिल में से अगर हम दोनों ओर वॉकिंग को घटा दें तो क्या आ जाएगा, दोनों ओर साइकिल। तो हमसे पूछा है कि साइकिल से आने जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो दोनों ओर अगर हम साइकिल की वैल्यू निकालें तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो 10 घंटे में से 6 घंटे गए तो कितने बचे, 4 घंटे, और 40 मिनट में से 17 मिनट गए तो कितनी बची, 29 मिनट। इसका मतलब है अगर वह दोनों ओर साइकिल से जाएगा तो उसको लगेगा 4 घंटे 29 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तकालय में 23,445 पुस्तकें हैं। गैर कथा साहित्य पुस्तकों और कथा साहित्य पुस्तकों का अनुपात 2:7 है। कथा साहित्य पुस्तकों की संख्या कितनी है। भाई एक तो है नॉन कथा साहित्य और एक है कथा साहित्य, तो उनका जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 2:7। 2:7 ये कथा साहित्य हैं और ये गैर कथा साहित्य हैं। तो टोटल जो बुक्स की संख्या है वो 23,445 है। तो यहां पर टोटल रेशियो कितना है, 9। तो 9 यूनिट का मतलब आ जाएगा 23,445। 1 यूनिट का मान निकालें तो 9 से इसको काट देंगे, 9 दूनी 18 बचे 5, 9 छके 54 और 9 पंजे 45। तो हमसे पूछा है भाई कि कथा साहित्य पुस्तकों की संख्या कितनी है। तो कथा साहित्य पुस्तकों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो ये वाली जो रेशियो है वो नॉन कथा साहित्य और ये वाला कथा साहित्य, तो इसका मतलब है 7 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें। तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 पंजे 35, 7 छिंगे 42 की 2 आंसुल 4 और 7 दूनी 14 और 4 18। तो आंसर आ जाएगा 18,235। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दिया है किसी वस्तु की कीमत 30% बढ़कर फिर 30% कम कर दी गई। मूल कीमत की तुलना में मूल्य में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ। देखो यहां पर पहले आर्टिकल को 30% बढ़ाया गया है, पहले किसी आर्टिकल का मूल्य 30% बढ़ गया और फिर उसका मूल्य 30% घट गया। तो देखो यहां पर पहले x% बढ़ गया फिर x% घट गया, तो इसका डायरेक्ट घट गया, तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है परसेंट डिक्रीज बराबर x² 100। सीधे सीधे तो x का मान कितना है 30
का स्क्वायर बटे 100, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 बटे 100। 2 जीरो से 2 कट जाएगी तो आंसर आ जाएगा 9% कमी। भाई एक संख्या को पहले x% बढ़ाया गया फिर उसको x% घटाया गया, तो संख्या के मान में जो कुल परिवर्तन हुआ है वो होता है x² बटे 100%, और वो भी क्या होती है कमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूटर सवार x से 8 बजे प्रातः रवाना होता है और y की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। एक अन्य स्कूटर सवार y से 9 बजे प्रातः x की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। यदि दोनों स्थान एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं तो वो कितने बजे मिलेंगे? भाई एक तो चलता है, एक स्कूटर वाला चलता है x से y की ओर, नहीं एक स्कूटर वाला x है और एक स्कूटर वाला है y। तो x चलता है प्रातः 8 बजे, मतलब x वाला चलेगा y की ओर ऐसे और y वाला चलेगा x की ओर, लेकिन ये चलता है प्रातः 8 बजे 8 AM और ये चलता है प्रातः 9 बजे। ठीक है, तो भाई जब ये 8 बजे चला है तो इसका मतलब है ये 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, पहले इसको देख लें। तो x की जो रफ्तार है 40 की है और y की जो एक अन्य स्कूटर, हाँ x की जो रफ्तार है ना वो 40 की रफ्तार है, कितने की है 40 की, और y की जो रफ्तार है वो कितनी है वो 50 की है। तो भाई इसका मतलब ये है कि x जब 8 बजे यहां से चलेगा तो 9 बजे यहां पे आ जाएगा, 9 बजे तक वह कितनी दूरी चल लेगा 40 की रफ्तार से वो 9 बजे तक कितना चल लेगा 40 किलोमीटर। क्लियर है। अब 9 बजे के बाद ये इधर से चलेगा आगे की ओर x से y की ओर, ये चलेगा y से x की ओर। तो भाई 9 बजे के बाद जब ये चलेंगे तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी है वो 220 किलोमीटर है। तो इसका मतलब है ये वाली जो डिस्टेंस होगी भाई 40 किलोमीटर तो ये होगी, यहाँ पे तो ये कितनी रह गई 180 किलोमीटर। अब 180 किलोमीटर में ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, ये 40 की रफ्तार से चलेगा वो उधर से 50 की रफ्तार से आएगा, तो रिलेटिव स्पीड लगेगी यहाँ पे। तो यहाँ पर 180 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा रिलेटिव स्पीड से, तो समय बराबर दूरी बटे 4, तो 180 बटे, जब दो व्यक्ति एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है, तो 40 और 50 कितना आएगा 90, तो कितने घंटे टाइम लगेगा 2 घंटे। इसका मतलब है 9 बजे के 2 घंटे बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। भाई देखो सुनो, 9 बजे के बाद ये 2 घंटे बाद मिलेगा, वो भी 2 घंटे बाद। भाई 2 घंटे में ये कितना चलेगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 घंटे में ये चलेगा 40 की रफ्तार से कितना 80 किलोमीटर, उधर से देखो वो 50 की रफ्तार से चलेगा, 2 घंटे में वो कितना चलेगा 100 किलोमीटर। तो 80 और 100 कितना हो गया 180 किलोमीटर, दोनों यहां पर मिल जाएंगे। क्लियर है। तो कितने बजे मिलेंगे वो 2 घंटे बाद मिलेंगे 9 बजे के, तो मीटिंग टाइम हो जाएगा, उनके जो मिलने का समय है वो हो जाएगा 9 बजे के 2 घंटे बाद। तो 9 + 2 आवर बराबर 11 बजे, 11 AM। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी 11 बजे पूर्वाह्न। अगला क्वेश्चन दिया है, एक आदमी या 2 स्त्रियां या 3 लड़के एक काम को 44 दिनों में कर सकते हैं। एक आदमी, एक स्त्री तथा एक लड़का साथ मिलकर वही काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो भाई इसका मतलब है देखो, एक आदमी से करवा लो काम, एक मैन से करवा लो वही काम, या फिर 2 वुमेन से करवा लो वही काम, या फिर वह काम 3 लड़कों से करवा लो। तो देखो एक आदमी करेगा या 2 वुमेन करें या 3 लड़के करें तो काम 44 दिन में समाप्त हो जाता है। इसका मतलब है एक आदमी की जो काम करने की क्षमता है वो 2 वुमेन के बराबर है, और 2 वुमेन की जो कार्य करने की क्षमता है वो 3 बॉय के बराबर है। तो देखो यहां से अगर हम मैन, वुमेन और बॉय की इफिशिएंसी का रेशियो निकालें तो डायरेक्ट इनका एलसीएम ले लिया करो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहां पर 3 दूनी 6। अगर हम इफिशिएंसी का रेशियो निकालें मैन का, वुमेन का और बॉय का, तो देखो 1 का भाग अगर हम 6 में देंगे तो मैन की इफिशिएंसी आ गई 6, 2 का भाग 6 में देंगे तो वुमेन की आ गई 3, और 3 का भाग 6 में देंगे तो बॉय की आ गई 2। तो यहां से ये इफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो हमसे पूछा है कि एक आदमी, एक स्त्री तथा एक लड़का साथ मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखो एक आदमी करता है, एक आदमी उस काम को कितने दिनों में करता है 44 दिन में, 2 वुमेन कितने दिन में करती हैं 44 दिन में, 3 बॉय भी कितने दिन में करते हैं 44 दिन में। तो यहां पर हम किसी एक से क्वेश्चन हल कर सकते हैं, जैसे एक मैन कितने दिन में करता है 44 दिन में। तो इसका मतलब है देखो एक मैन अगर 44 दिन में करता है, M1 D1 हो गया ये,
और M1D1 क्या होता है W। तो यहां से जो टोटल वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर हो जाएगा 1 मैन गुणा 44 बराबर, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि एक आदमी, एक स्त्री तथा एक लड़का, हमसे पूछा है एक मैन प्लस एक वुमेन प्लस एक बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो M1D1 क्लियर है। तो यहां पर एक आदमी की क्षमता कितनी है 6, तो 6 गुणा 44 बराबर एक मैन की क्षमता 6 प्लस एक वुमेन की क्षमता 3 और एक बॉय की क्षमता 2। हमसे डी पूछा है तो ये आ जाएगा 6 गुणा 44 बराबर 6 और 3 9 और 2 11 और गुणा डी, 11 से 44 कितने बार कटेगा 4 बार, तो डी आ जाएगा 24। तो इसका मतलब है कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा 24 दिन में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 4 तो x की पावर x का मान क्या है। देखो 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 बराबर कितना है 4। तो हमसे पूछा है फाइंड करना है हमें x की पावर x। देखो ऐसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसको हमेशा हिट एंड ट्रायल से देखें। हिट एंड ट्रायल का मतलब है वैल्यू अज्यूम करके, मान के। तो देखो ये 4 कब आएगा, ये 4 जब आएगा जब पहला 8 हो जाए और दूसरा कितना हो जाए 4। भाई 8 में से 4 गया तो 4 आएगा, और भी हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन शुरुआत में 8 में से, भाई देखो सुनो, ये यहां पर x है तो इसका मतलब है ये संख्या वर्ग हो सकती है, घन हो सकती है। तो हमने एक ऐसी संख्या ली है यहाँ पे घन, ऐसे ही यहां पर x आ रही तो ये भी संख्या हमें वर्ग और घन संख्या ही यहां पर लेनी है, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर हम रख के देखें तो 8 किसका क्यू होता है 2 का क्यू माइनस, ऐसे ही 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर। तो देखो x की वैल्यू अगर मैं 3 मानता हूं तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, सेटिस्फाई हो रही है क्वेश्चन। तो इसका मतलब है x की जो वैल्यू है भाई वो कितनी है 3, x की वैल्यू कितनी है 3। भाई 8 में से 4 गया तो 4, ये 2 का क्यू हो गया और ये हो गया 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है x का मान कितना है 3, क्योंकि 2 का क्यू 8 और 2 का स्क्वायर 4 और 8 में से 4 गया तो 4। तो x बराबर 3 रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब है x का मान कितना है 3। तो हमसे पूछ रहा है x की घात x, तो 3 की घात 3 बराबर आंसर आ जाएगा 27। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घन आकार के एक टैंक की भुजाएं 6.25 मीटर, 4.20 मीटर तथा 3.15 मीटर की हैं। पानी से पूरी तरह भरे हुए टैंक का 2 दशमलव तक सही आयतन क्या होगा। भाई एक टैंक की जो भुजाएं हैं वो हमें लंबाई चौड़ाई दी है, L बराबर हमें दिया है 6.25 मीटर, L बराबर 6.25 मीटर, और B बराबर हमें दिया है 4.20 मीटर, और हाइट हमें दी है H बराबर 3.15 मीटर। तो हमसे कहा है आगे कि पानी से पूरी तरह भरे हुए टैंक का 2 दशमलव तक सही आयतन क्या होगा। देखो हमें 2 दशमलव तक पूछा है, पहला ऑप्शन है 82 मीटर, तो ये 2 दशमलव तक ऑप्शन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। भाई 2 दशमलव तक पूछा है हमें, दूसरा ऑप्शन है 82.6875, भाई 2 दशमलव तक पूछा है तो ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, भरे हुए टैंक का 2 दशमलव तक सही आयतन क्या होगा। और तीसरा ऑप्शन दिया है हमें 82.68 और चौथा ऑप्शन दिया है हमें 82.69। तो देखो यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं वो काफी नजदीक नजदीक दिए हैं, तो इसका मतलब है इसका हमें आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि 82.68 आएगा या 82.69। तो देखो यहां से घन का जो आयतन होता है वो होता है, सॉरी घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। तो लंबाई कितनी है इसकी 6.25, चौड़ाई कितनी है 4.2 और हाइट कितनी है 3.15। इन सब का आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 82.69 मीटर। भाई आंसर जो है वो काफी नजदीक नजदीक दिए, इसलिए हमें इनका गुणा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के एक लट्ठे को 2.3 मीटर लंबा, 0.75 मीटर चौड़ा तथा कुछ मोटाई में घनाभ आकार में काटा गया। इसका आयतन 1.104 घन मीटर है। इस घनाभ से 2.3 मीटर, 0.75 मीटर इंटू 0.04 मीटर आयताकार आकार के कितने तख्ते बनेंगे। सबसे पहले क्या हुआ है कि लकड़ी के एक टुकड़े को काटा गया है घनाभ में, तो इसका मतलब है लकड़ी के जो टुकड़े का आयतन होगा वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा।
तो लकड़ी के टुकड़े की जो लेंथ दी है वो दी है 2.3 मीटर। कितनी दी है? 2.3 मीटर। और उसकी जो हमें चौड़ाई दी है वो दी है 0.75 मीटर। लेकिन उसकी हमें मोटाई नहीं दी, तो हमने उसको h मान लिया। तो लकड़ी के टुकड़े, भाई लकड़ी में से ही घनाभ बनाया जा रहा है, तो लकड़ी के टुकड़े का जो आयतन होगा वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो इतने बाई इतने में से हमें एक घनाकार टुकड़ा काटा गया है, इसका आयतन है 1.104 घन मीटर। समझ में आ रहा है ना भाई? ये लकड़ी का टुकड़ा था, इसमें से एक घनाभ काटा गया और उसका आयतन कितना है? 1.104। तो यहां से हम घनाभ की हाइट निकाल सकते हैं, मोटाई निकाल सकते हैं, लकड़ी के तख्ते की मोटाई। तो यहां से लकड़ी के तख्ते की मोटाई आ जाएगी h बराबर 1.104 बटे 2.3 गुणा 0.75। तो देखो यहां पर पॉइंट के बाद 3 अंक है, यहां पर भी पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो पॉइंट समाप्त। तो ये आ जाएगा 1104 बटे 23 गुणा 75। 23 से इसको काटे, 23 चौका 92, बच्चे कितने? 18, 184 और 23 अट्ठे 184, और 3 से और काट दें तो ये आ जाएगा 16 बटे 25। इसका मतलब है उस जो लकड़ी का जो टुकड़ा है उसकी मोटाई हो जाएगी 16 बटे 25। 25 का भाग दें, पॉइंट लगा देंगे, 25 छिक्का 150, बचे 10 और 25 चौका 100। इतने मीटर, मतलब लकड़ी का जो टुकड़ा है वो उसकी जो मोटाई है वो कितनी है? 0.64 मीटर। अब हमसे कहा गया है कि इस घनाभ से 2.3 मीटर गुणा 0.75 मीटर गुणा 0.04 मीटर आयताकार आकार के कितने डिब्बे बनेंगे। तो 0.04 का भाग दे देंगे सीधे सीधे 0.64 में, तो आंसर आ जाएगा 16 डिब्बे। कैसे? देखो सुनो भाई, पहले जो घनाभ था उसकी जो लेंथ थी वो 2.3 थी। देखो पहले वाले घनाभ में से हमें एक नए प्रकार के घनाभ बनाने, डिब्बे बनाने, तो उन डिब्बों की जो संख्या आएगी n, तो हम कैसे निकालेंगे उन डिब्बों की संख्या? पहले वाले घनाभ के आयतन में दूसरा जो नया घनाभ बनाना है उसके आयतन से क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो पहले वाले घनाभ का जो आयतन आएगा वो आएगा 2.3 गुणा 0.75 और गुणा उसकी हाइट कितनी आ गई? 0.64। और जो हमें डब्बे बनाने हैं उसका जो हमें दिया है, डब्बे जो बनाने हैं हमें वो दिया है 2.3 मीटर गुणा 0.75 मीटर और गुणा दिया है हमें 0.04। तो देखो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट भी हट जाएगा, तो कितने डब्बे बनेंगे? ऐसे 16। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, किसी कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 13 मीटर तथा 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श को समान आकार के वर्गाकार टाइलों से पाटने के लिए बड़ी से बड़ी टाइल की संभावित माप ज्ञात कीजिए। देखो हमसे पूछा है यहां पर लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ द टाइल, मतलब हमसे पूछा है लार्जेस्ट साइज की टाइल। तो देखो जब लार्जेस्ट पूछता है, देखो एक कमरे में हमें टाइल बिछानी है, लेकिन कमरे की जो लेंथ दी है वो 13 मीटर है और जो उसकी ब्रेथ दी है वो 7.5 मीटर है। तो जब इसमें टाइल बिछाई जाएंगी, देखो बड़ी से बड़ी टाइल बिछानी है हमें, तो इसका मतलब है जो टाइल होंगी ना, टाइल की जो माप होगी वो इन दोनों का क्या होगी? HCF होगी। भाई टाइल हमें ऐसे साइज की लेनी है जो इसमें से भी कटनी है और जो इसमें से भी कटनी है। तो इसका मतलब है हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो 13 को भी काट दे और 7.5 को भी काट दे। तो ऐसी संख्या होगी जो 13 को भी काट देगी, 7.5 को भी काट देगी, इन दोनों का मासा। तो देखो हमें 13 और 7.5 का HCF निकालना है, वही टाइल की संभावित माप हो जाएगी। यहां पर पॉइंट लगाए तो पॉइंट हटाएंगे तो ये 130 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 75। क्लियर है? तो 130 और 75 का HCF कितना आएगा? 5। तो इसका मतलब है जो टाइल की जो संभावित माप होगी, देखो पहले इसमें कितने अंक हटा के पॉइंट लगाता है? 1 अंक हटा के, तो यहां पर 1 अंक हटा के पॉइंट लगा देंगे तो 0.5 मीटर। तो उस टाइल की जो संभावित माप होगी तो ये होगी 0.5/5 की। सही है ना भाई? इस टाइल की जो माप होगी वो होगी 0.5 गुणा 0.5। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किसका मान 1 के बराबर है? तो देखो हमें यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं, मल्टीप्लाई करना है और पता लगाना है कि निम्न में से किसका मान 1 के बराबर है। तो पहला ऑप्शन दिया है 0.404 और बटे दिया है हमें 4.04 गुणा 0.01। तो देखो यहां पर पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 3, और यहां पर भी पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? यहां पे पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 4। तो ये 1 नहीं आ सकता, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है, देखो
यहां पर हम पॉइंट मैच कर लेंगे क्योंकि संख्या हर ऑप्शन में सेम है। तो पहले ऑप्शन में ऊपर आ रहे हैं 3 अंक पॉइंट के बाद और नीचे वाले में आ रहे हैं 4, तो एक नहीं हो सकता ये। दूसरे ऑप्शन में ऊपर आ रहे हैं पॉइंट के बाद 3 अंक और नीचे आ रहा है 1 अंक, तो ये भी गलत है। तीसरे ऑप्शन में पॉइंट के बाद ऊपर आ रहे हैं 3 अंक और नीचे आ रहे हैं 2 अंक, ये भी गलत है। और चौथे ऑप्शन में पॉइंट के बाद ऊपर भी 3 अंक और नीचे भी 3 अंक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? चौथा, क्योंकि यहां पर दिया है 0.404 चौथे ऑप्शन में और बटे में दिया है 4.04 गुणा 0.1, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पर भी 3 अंक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला मल्टीप्लाई बिल्कुल सेम है और ये दोनों कटेंगे तभी ये किसके बराबर आएगा? 1 के। बस हमें कुछ नहीं करना था, इस क्वेश्चन में हमें ऊपर नीचे पॉइंट मिलाने थे। जैसे ऑप्शन में पॉइंट की संख्या समान है ऊपर नीचे, वही ऑप्शन कैसा है? करेक्ट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 पाइप ए तथा बी अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी उसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए, बी और सी प्रत्येक को 1 मिनट के लिए क्रम से खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी? देखो सुनो भाई, इसमें दिया है कि ए भर सकता है 20 मिनट में और बी भर सकता है 30 मिनट में, सी खाली कर सकता है 15 मिनट में। तो सी कैसा है? खाली करने वाला। तीनों का एलसीएम ले लें, 20 का, 30 का और 15 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 60 यूनिट। हमने मान ली टंकी की जो इफिशियंसी है वो कितनी है? क्षमता 60 यूनिट। तो देखो 20 मिनट में भरता है 60 यूनिट को, तो ए की क्षमता 3, 30 दूनी 60, बी की क्षमता 2 और 15 चौका 60, तो ये खाली करने वाला है, इसकी क्षमता -4। तो देखो यहां पर क्या है कि पहले मिनट में किसको खोला गया है? पहले मिनट में ए को खोला गया है, फिर बी को खोला गया है, फिर सी को। तो पहले मिनट में ए कितना भर देगा? 3, बी अगले मिनट में बी भर देगा 2 और उससे अगले मिनट में सी कितना खाली कर देगा? 4। तो टोटल कितनी टंकी भर जाएगी? 3 में और 2 5 और 5 से 4 गया तो 1 यूनिट टंकी भर जाएगी कितने मिनट में? 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट। इसका मतलब ये हुआ भाई कि 1 यूनिट टंकी कितने समय में भर रही है? 3 मिनट में। जब बारी बारी का कोई सवाल आता है, या काम समय का सवाल हो या पाइप टंकी का, सॉरी पाइप टंकी का, देखो सुनो, पाइप टंकी का अगर कोई सवाल बारी बारी से कार्य करने वाला है तो हमेशा ध्यान रखें पहले वाले नल की जो भरने वाली क्षमता है उसको घटा लें। तो 60 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 57 यूनिट पहले टंकी को भर लें हम, 57 यूनिट। तो 57 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा? 57 यूनिट बनने में समय लगेगा 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17, कितना मिनट लगा? 171 मिनट। 57 यूनिट भरने में लगी 171 मिनट। इसका मतलब है, देखो भाई सुनो, हमने यहां पर देखो पहले ए लिया, फिर बी लिया, फिर सी लिया, तो कितना आया था? 1 यूनिट। और 57 यूनिट का कितना आया? 171 मिनट। तो सी के बाद किसकी बारी आएगी? ए की। और ए कितना भरता है एक बार में? 3 यूनिट। तो ए अगर एक बार में 3 यूनिट भरेगा तो इसका मतलब है 3 यूनिट अगर ए भर देगा 1 मिनट में, तो इसका मतलब है 57 और 30 60 यूनिट जो टंकी है वो कितने मिनट में भर जाएगी? 175 मिनट में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में पहली दूसरी से दुगुनी है और तीसरी से तिगुनी है। संख्याओं का औसत 88 है। पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है? 3 संख्याएं दी हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। तो देखो पहली संख्या है दूसरी की दुगुनी है ये, और तीसरी की ये तिगुनी है। तो यहां पर देखो इसका दुगुना करना पड़ेगा, उसका 3 गुना करना पड़ेगा, तो इसीलिए 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। तो हमने मान लिया पहली संख्या कितनी है? 6। भाई जब दुगुना तिगुना दिया हो तो उसका एलसीएम ले लिया करो। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। तो पहली संख्या होगी 6। पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है, तो इसका मतलब है दूसरी इसकी आधी होगी, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 3। और ये तीसरी की 3 गुनी है, तो इसका मतलब है तीसरी यहां पर कितनी होनी चाहिए? इसकी 1/3 होनी चाहिए 6 की। तो तीसरी कितनी हो जाएगी? 2। भाई 2 का 3 गुना 6 और 3 का 2 गुना 6। इन तीनों संख्याओं का जो एवरेज दिया है वो कितना दिया है? 88। तो इनका एवरेज कैसे निकालोगे भाई? इनका एवरेज दिया है 88। तो 6 और 3 9, 9 और 2 11 यूनिट। और बटे कितने का भाग देंगे एवरेज निकालने के लिए? 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या, तो 3 का भाग दे देंगे। तो एवरेज आ गया 6 और 3 9 और 2 11 यूनिट बटे 3 बराबर कितना दिया है? 88। 11 से इसको 8 काटें, 8 बार कटेगा, 1 यूनिट आ जाएगा, 8 तिया 24। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच अंतर कितना है। तो पहली और तीसरी का अंतर पूछ रहा है, तो 6 में से 2 गए तो 4 यूनिट। 4 यूनिट कितना आ जाएगा? 1 यूनिट 24 है, तो 4 यूनिट आ जाएगा 96।
तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का जो अंतर आ जाएगा वो आएगा 96। अगला क्वेश्चन है, एक सर्कस के शंकु आकार वाले तंबू के लिए कितने वर्ग मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी यदि उसकी ऊंचाई 35 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 84 मीटर है। देखो एक सर्कस का शंकु के आकार वाला तंबू है, तो बच्चों शंकु कैसे बनता है? शंकु ऐसे बनता है ना, शंकु के आकार का क्या है, एक तंबू है और इस पर हमें कपड़ा लगाना है। तो कपड़ा जो भी लगेगा ना वो इस पर लगेगा। इसके किस पर लगेगा? कपड़ा वक्र पृष्ठ पर। तो इसका मतलब है हमसे शंकु का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शंकु का वक्र पृष्ठ। तो देखो इस शंकु की जो हमें रेडियस दी है वो 35 मीटर दी है, सॉरी हाइट। इस शंकु की जो हमें हाइट दी है वो कितनी दी है? 35 मीटर। और इसकी जो हमें रेडियस दी है वो कितनी दी है? 84 मीटर। रेडियस दी है हमें 84 मीटर। तो देखो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है? शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो पाई आर एल होता है। कितना होता है? पाई आर एल। तो सबसे पहले हमें ये तिर्यक ऊंचाई चाहिए, लेकिन आप जानते होंगे यहाँ पर जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और ये जो ट्रायंगल बनता है शंकु में ये कैसा बनता है? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर दिया है हमें 35 मीटर और यहाँ पर दिया है हमें 84 मीटर। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 7 और इसको लिख सकता हूँ मैं 7 गुणा 12 लिख सकता हूँ ना। तो देखो यहाँ पर भी 7 कॉमन है और यहाँ पर भी 7 कॉमन है, तो इसका मतलब है ये एक ट्रिपलेट नंबर हो गया। 5 12 और यहाँ पर कितना आएगा? 13। भाई 5 12 13 आपने समकोण त्रिभुज की भुजाएं पढ़ी होंगी, बस 7 का ही तो मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसका मतलब है ये वाली जो साइड होगी ये कितनी हो जाएगी? 7 गुणा 13। 7 इस नंबर में भी आया, 7 इस नंबर में भी आया, तो 7 इसमें भी आएगा। और 5 12 और 13 समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, तो इसमें 5 आएगा, इसमें 12 आएगा, तो इसमें कितना आएगा? 13। और 13 सत्ते कितना आ जाएगा? 91। तो इसका मतलब है जो ये भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी? 91। तो देखो वक्र पृष्ठ पाई का मान 22/7, रेडियस कितनी है? 84 और एल कितनी आ गई? तिर्यक ऊंचाई 91। 7 से काटेंगे 13 सत्ते 91। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं देखो, यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 चौका 8 और 8 तिया 24, यूनिट डिजिट 4 आएगा और हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट 4 है। तो इसका मतलब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो 13 दूनी 26 की 6 या देखो 22 गुणा 13 चौका 52 की 2 आंसुल 5, 13 अट्ठे 104 और 5 109, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22 दूनी 44 की 4 आंसुल 4, 22 नम्मा 198 और 4 202 की 02 बचे 2, 22 से कम 22 और 2 24। तो आंसर आ जाएगा 24,024 वर्ग मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। अगला क्वेश्चन है, 2 गियर के पहियों में छोटे पहिए के गियर में 12 दांत हैं और बड़े पहिए के गियर में 42 दांत हैं। यदि बड़ा पहिया 3 चक्कर लगाता है तो छोटे पहिए के चक्करों की संख्या क्या होगी? तो देखो यहां पर बड़ा पहिया है वो कितने चक्कर लगाता है? 3 चक्कर। तो 42 दांत हैं बड़े पहिए में और छोटे पहिए में 12 दांत। तो देखो जिस पहिए में ज्यादा दांत होंगे उसको कम चक्कर, देखो समान दूरी चलनी है दोनों को। अगर दोनों समान दूरी चलें तो इसका मतलब है जिस पहिए में ज्यादा दांत होंगे उसको कम चक्कर लगाने पड़ेंगे और जिसमें कम दांत होंगे उसको ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो 42 दांत वाला जो पहिया है वो 3 चक्कर लगाता है। तो 42 दांत वाला पहिया 3 चक्कर लगाएगा तो कितनी डिस्टेंस तय करेगा? 42 गुणा 3 मीटर। और जो छोटा पहिया है उसमें 12 दांत हैं, उसमें वो 12 दांत में देखो सुनो भाई, छोटा पहिया है जो उसमें कितने दांत हैं? 12। तो ये 42 गुणा 3 डिस्टेंस कवर करने के लिए 12 दांत वाला पहिया कितने चक्कर लगाएगा? तो इसका मतलब है इसको n मान लिया मैंने चक्करों की संख्या को, तो बराबर आंसर आ जाएगा 3 से इसको काट देंगे 4 बार। तो n बराबर आ जाएगा 4 का भाग दे देंगे, 4 एकम 4 10.5। तो आंसर आ जाएगा 10.5, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में दिया है कि एक बल्लेबाज का 16 पारियों में एक औसत रन है। 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए जिससे उसका औसत 2 से बढ़ गया। उसका 17वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या होगा? 16 पारियों का उसका कुछ एवरेज है, मैंने मान लिया 16 पारी का उसका एवरेज है x। कितना मान लिया मैंने? x। कुछ का मतलब x मान लिया मैंने। 17वीं पारी उसने खेली तो इसका मतलब पारी 1 बढ़ गई, पारी कितनी हो गई? 17। 17वीं पारी के बाद उसका एवरेज कितना बढ़ गया? 2। तो एवरेज कितना हो गया? नया x + 2। तो देखो उसने 17वीं पारी में रन बनाए 80, इसकी वजह से उसका औसत कितना बढ़ गया? 2। तो ऐसे सवालों में हमेशा ध्यान रखें, एक का ऐसे तिरछा गुणा कर देते हैं, एक का मल्टीप्लाई x से कर देंगे, 17 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आएगा 17वीं पारी के रन। तो 1 का गुणा x से करेंगे तो x आ जाएगा 17 दूनी 34,
बराबर रन कितने बनाए, रन बनाए उसने 17वीं पारी में 80। तो x का मान कितना आ जाएगा, 80 से 34 घटाएंगे कितना बचेगा, 46 बचेगा। कितना बचेगा, 46। हमसे पूछा है कि 17वीं पारी के बाद उसके रनों का एवरेज। तो 17वीं पारी तक अगर हम एवरेज देख लें तो वही 17वीं पारी के बाद कहलाएगा, क्योंकि उसने 17वीं पारी के बाद अभी पारी नहीं खेली है। तो 17वीं पारी के बाद एवरेज आ जाएगा x + 2। तो 46 और 2 कितना आ जाएगा, 48। तो आंसर आ जाएगा 48, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 0.03 गुणा 0.03 गुणा 0.03 प्लस, आगे दिया है 0.02 गुणा 0.02 गुणा 0.02 प्लस 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05, आगे दिया है -3 इंटू में 0.02 इंटू 0.05 इंटू 0.03 और अपॉन में हमें दिया है 0.03 प्लस 0.02 प्लस 0.05। तो बच्चों इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखें ये देखो, इसको अगर मैं a मान लूँ, 0.03 को, 0.02 को b मान लूँ और 0.05 को मान लूँ c, तो देखो ये हो जाएगा यहाँ पर AQ प्लस BQ और प्लस CQ, और ये कितना हो जाएगा, -3 A B और C, और बटे में आ जाएगा A प्लस B प्लस C। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C और एक ब्रैकेट में आएगा A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC और माइनस C, और बटे में आता है A प्लस B प्लस C। क्लियर है? तो देखो यहां पर क्या होगा, A प्लस B प्लस C से A प्लस B प्लस C कट जाएगा, तो ये रह जाएगा A² प्लस B² प्लस C², माइनस कॉमन ले लो, AB प्लस BC प्लस C, हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो A² करें तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9 आएगा 0.009, B² करें तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा तो 0.004, अगर C² करें तो ये आएगा 0.005 का स्क्वायर 25, तो इसको जोड़ दें तो ये आ जाएगा 0.0025 और 4 29, 29 और 9 34। क्लियर है? नहीं सॉरी, 25 और 4 29 और 29 और 9 आएगा 38। अच्छा AB प्लस BC प्लस CA निकालें तो देखो AB कितना आएगा, AB करें तो 3 दूनी 6, तो AB आएगा 0.006। अच्छा BC कितना आएगा, BC आएगा 2 पंजे 10, तो 0.010। CA करें, CA कितना आएगा, 5 तिया 15, तो ये आएगा 0.015, तो ये आ जाएगा 15 और 10 25 और 6 31, 0.031। बस इसमें से इसको घटा देना है तो आंसर कितना आ जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पर ये आएगा पॉइंट, यहाँ पर एक 0 और है यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे, तो ये आएगा 0.0031। तो देखो 38 से 31 घटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 और आएगी 0.0007। तो इसका जो आंसर आएगा वो C ऑप्शन करेक्ट आएगा। क्लियर है? यहाँ पर एक 0 का ध्यान नहीं रहा है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, इसमें दिया है यदि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5, C अनुपात D बराबर 5:8, तो D अनुपात A क्या होगा। क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें दिया है भाई A अनुपात B दिया है, हमें A अनुपात B दिया है 2:3 और B अनुपात C हमें दिया है, B अनुपात C दिया है 4:5 और C अनुपात D हमें दिया है, C अनुपात D दिया है 5:8। तो हमसे पूछ रहा है भाई D अनुपात A बताओ। क्या बताओ? D अनुपात A। रेशियो के इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि पहले का अगर लास्ट के से पूछता है तो हमेशा ध्यान रखें संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई से क्या होता है, देखो A/B हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा B/C और ये हो जाएगा C/D बराबर, ये कितना हो जाएगा 2/3 गुणा 4/5 और गुणा हो जाएगा 5/8। तो देखो 5 से 5 कटेगा, 4 दूनी 8 से 8 कट जाएगा, C से C कट जाएगा, B से B कट जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट A/D आ जाएगा। A/D कितना आ जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचेगा और नीचे क्या बचा 3, तो A/D आ गया 1/3। तो इसका मतलब है D/A कितना हो जाएगा 3/1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/1।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। तो आज की इस वीडियो में हमने चकबंदी लेखपाल के एक पेपर के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।